शुरुआत करते हैं हम लोग गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल के बाद का समय। और इन समयों में छोटे छोटे शासक आए हैं, छोटे छोटे वंश आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण वंश हैं और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ से भी। तो सबसे पहला हम लोग वंश पढ़ा जाए पुष्यभूति वंश, जिसे बोला गया है वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पहली जानकारी क्या है? संस्थापक पुष्यभूति। संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। और पुष्यभूति वंश की राजधानी रही है थानेश्वर, और थानेश्वर कहाँ पड़ता है? हरियाणा। तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक उसी नाम से पुष्यभूति, राजधानी थानेश्वर हरियाणा। ठीक। अगला जो शासक है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। और ऐसा माना जाता है, कहीं कहीं किताब में ये दिया है कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है? प्रभाकर वर्धन है। प्रभाकर वर्धन है। किसी किताब में पुष्यभूति को ही माना गया। तो देखिए प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन है? प्रभाकर वर्धन। ठीक। देखिए इसकी उपाधियां हैं, दो उपाधियां हैं, परम भट्टारक और दूसरा है महाराजा धीराज। तो परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि है किसको? प्रभाकर वर्धन। इसकी पत्नी का नाम है यशोमती। पत्नी का नाम है यशोमती। और यशोमती और प्रभाकर वर्धन से पुत्र हैं, दो पुत्र उत्पन्न होते हैं। पहला राजवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन और यशोमती से दो पुत्र हैं, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और एक पुत्री है राजश्री। राजश्री। और इस राजश्री का विवाह ग्रहवर्मा से हुआ है। और ग्रहवर्मा कौन था? तो कन्नौज के मौखरी शासक था। ठीक, मौखरी शासक था। इसके आगे देखते हैं प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती। इनसे दो पुत्र उत्पन्न होती है, दो पुत्र और एक पुत्री। एक पुत्री। पुत्र है राजवर्धन और दूसरा पुत्र है हर्षवर्धन। और बेटी है, पुत्री है राजश्री। देखिए राजश्री का विवाह प्रभाकर वर्धन ने ग्रहवर्मा से किया था। ग्रहवर्मा से किया था। और ग्रहवर्मा कन्नौज के मौखरी शासक थे। मौखरी शासक थे। कुछ समय बाद मालवा का शासक देवगुप्त, मालवा का शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और उसकी पत्नी यानी राजश्री को बंदी बना लिया। अब ये जब घटना हो जाती है तो उसका बड़ा भाई राज्यवर्धन, भाई कैसे चुप रहेगा जब उसके जीजा और पत्नी को उसके जीजा और उसकी बहन को बंदी बनाया। तो यहाँ पे क्या करता है उसका भाई राज्यवर्धन ने इस देवगुप्त की हत्या कर दी। देवगुप्त की हत्या कर दी। देखिए जब हत्या कर दिया है राज्यवर्धन ने, तो देवगुप्त का एक मित्र है शशांक। देवगुप्त का मित्र है शशांक की हत्या कर दी। शशांक ने अब राज्यवर्धन की हत्या कर दी है। राज्यवर्धन की हत्या कर दी है। तो देखिए ग्रहवर्मा की हत्या की है देवगुप्त। देवगुप्त की हत्या की है उसका बड़ा भाई राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन की हत्या की है कौन? देवगुप्त का मित्र शशांक ने। जब राज्यवर्धन की हत्या हो गई तो उसका छोटा भाई, राज्यवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया और इसकी हत्या कर दी। कौन? हर्षवर्धन। और उसके बाद शासक बना है किसका? वर्धन वंश का। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बोधि वृक्ष, और बोधि वृक्ष यानी कहाँ पर है? बोधगया बिहार में। किसने कटवाया था? तो वो कटवाया था यही शशांक। और शशांक जो है शैव धर्म का अनुयायी है। शैव धर्म का अनुयायी यानी शिव का उपासक है। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक, कहानी समझ में आ गई? एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। प्रभाकर वर्धन, पत्नी यशोमती, इससे दो पुत्र राजवर्धन, हर्षवर्धन, एक पुत्री राजश्री उत्पन्न होती है। राजश्री का विवाह प्रभाकर वर्धन बड़ी धूमधाम से ग्रहवर्मा से करते हैं,
लेकिन ग्रहवर्मा की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया। तो अब इसका बदला उसका भाई लेता है, कौन? राज्यवर्धन। देवगुप्त की हत्या कर देता है। अब देवगुप्त की हत्या के बाद उसका मित्र जाग उठता है कि हमारे मित्र को मार दिया, तो उसका मित्र है शशांक, उसकी हत्या करता है। किसकी? राज्यवर्धन की। अब राज्यवर्धन की हत्या के तो उसका भाई उठ खड़ा हुआ, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया और इसकी हत्या की। एक क्वेश्चन आता है कि शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, या बोधि वृक्ष को किसने कटवाया है? तो ये कटवाया था शशांक। ठीक, आगे चलते हैं। अगला जो शासक है, राज्यवर्धन जब मारा गया तो शासक बनेगा हर्षवर्धन। वर्धन वंश का शासक बना, राजगद्दी पर बैठा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिख जाते हैं। पहला है, हर्षवर्धन उपाधि ग्रहण की है, पहला शिलादित्य की और दूसरा परम भट्टारक की। तो शिलादित्य किसे कहा गया? हर्षवर्धन को। परम भट्टारक किसको कहा गया है? हर्षवर्धन को। ये उपाधियां दो धारण की है। एहोल अभिलेख, जिसके लेखक कौन है? रवि कीर्ति। एहोल अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि उसे उत्तरापथ का स्वामी कहा गया है। उसे ऐसा बताया गया है कि वो उत्तरापथ का स्वामी है। किस अभिलेख से? एहोल अभिलेख से। और एहोल अभिलेख कौन लिखा था? तो रवि कीर्ति। देखिए, और जानकारी है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसने शपथ ली थी कि मैं धरती को गौड़ विहीन कर दूंगा, गौड़ विहीन कर दूंगा। क्यों ऐसा लिया था शपथ? क्योंकि गौड़ शासक शशांक ने इसके बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या की थी, राज्यवर्धन की हत्या करें, तो इसलिए शशांक को पराजित कर कन्नौज पर यह अधिकार किया। तो गौड़ शासक शशांक को हराया, उसकी हत्या की और कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और बाद में अपनी राजधानी बनाता है कन्नौज को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि किसकी राजधानी कन्नौज थी? कन्नौज थी। वर्तमान में कन्नौज को क्या बोलते हैं? उपनाम में कमेंट करके बताइए। ठीक, दूसरा जानकारी है, इसी के समय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, इसी के समय में चीनी यात्री वेनसांग इसके शासनकाल में आया है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार है। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। है वेनसांग, हर्षवर्धन। एक युद्ध इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी। ये नदी याद रखना, नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच, और इसमें विजयी होता है कौन? पुलकेशिन द्वितीय। यानी हर्षवर्धन क्या होता है? हर्ष क्या होता है? पराजित होता है। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक, तो ये जरूर याद रखेंगे, राजधानी इसका और वेनसांग, और किसने हर्षवर्धन को हराया? तो पुलकेशिन द्वितीय। शिलादित्य हर्षवर्धन को, परम भट्टारक हर्षवर्धन को। एक विद्वान शासक है हर्षवर्धन, जो था एक विद्वान शासक था। इसने 3 प्रमुख रचनाएं की हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये रचनाएं इसकी पूछी गई हैं। पहली रचना है प्रियदर्शिका, दूसरी है नागानंद और तीसरी है रत्नावली। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से हर्षवर्धन ने किसकी रचना नहीं की थी? तो ये 3 ऑप्शन देता है। एक देता है हर्षचरित देता है, जबकि हर्षचरित उसने रचना नहीं की है, बाणभट्ट ने की है। ठीक, तो याद करने का तरीका PNR, जो रेलवे का PNR होता है, ये याद रखिए। P से प्रियदर्शिका, N से नागानंद और R से रत्नावली। याद हो गया ये रचनाएं। ठीक है, इसके दरबार में बाणभट्ट रहते हैं। इन्होंने 2 रचनाएं की हैं, पहला हर्षचरित और दूसरा कादम्बरी। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हर्षचरित और कादम्बरी की रचना कौन किया है? तो बाणभट्ट ने। सिंगल सिंबल में पूछा जाता है हर्षचरित के रचनाकार कौन है, कादम्बरी के रचनाकार कौन है?
तो इन दोनों के बाणभट्ट। देखिए याद रखिएगा, हर्षचरित हर्षवर्धन ने नहीं किया है, बाणभट्ट ने किया, ठीक। और इसमें यही चौथा ऑप्शन दिया जाता है। अगला है, एक और दरबारी हैं मयूर, इनकी एक पुस्तक याद रखिए, सूर्य शतक। तो सूर्य शतक किसकी पुस्तक है? तो मयूर की, ठीक। ये मिटा देते हैं ताकि और बोर्ड पे जो लिखा है क्लियर हो जाए। देखिए लिखा है, हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष एक समारोह होता था, उसे बोला था महामुच परिषद, उसको कहा जाता था महामुच परिषद। वेनसांग 6वें समारोह में उपस्थित हुआ था, ठीक। तो ये क्वेश्चन आएगा कि महामुच परिषद कहाँ पे आयोजित होता था, ठीक। तो हर्षवर्धन कन्नौज में, ठीक। दूसरा है, वेनसांग किस समारोह में उपस्थित हुआ था? तो 6वें में। और कन्नौज में सर्वप्रथम सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया था, वेनसांग ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जिसी तरह से इस धर्म सम्मेलन की अध्यक्षता वेनसांग ने की, यहाँ के ब्राह्मण नाराज हो गए, यहाँ के ब्राह्मण क्या हो गए? नाराज हो गए, ठीक। वेनसांग एक चीनी यात्री था, यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करने आया था, ग्रंथ संग्रहित करने आया था। वेनसांग का ये क्वेश्चन पूछा गया। वेनसांग को कहा जाता है, पहला क्या कहा जाता है? यात्रियों में राजकुमार वेनसांग को। और कहा जाता है नीति का पंडित। तीसरा और क्या कहा जाता है? वर्तमान शाक्य मुनि। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया हुआ है कि वर्तमान शाक्य मुनि किसे बोला गया है? तो वेनसांग को। तो यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि किसे? वेनसांग। कहाँ का यात्री? चीनी के यात्री। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्या करने? नालंदा विश्वविद्यालय और बौद्ध ग्रंथ ग्रहण करने आया था, संग्रहित करने आया था, ठीक है दोस्तों, इसको रिवाइज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा और फॉरवर्ड करिए एक दूसरे को, ताकि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत ही कम समय में हम रिवीजन कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।